नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और फिल्म वेल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे अभिनेता की जिसे अपनी बात किसी के दिल तक पहुँचाने के लिए हमेशा लफ्जों का सहारा नहीं लेना पड़ा। उनकी आंखें ही सब कुछ बयां कर देती थी। जब वो छोटे या बड़े पर्दे पर अभिनय करते थे तो लोगों की नजरें बस उन्हीं पर होती थी। उनकी आवाज में अलग साज था जो एक संगीत की तरह आपकी रूह को छूकर चली जाती थी। वो भारत के एक ऐसे सितारे थे जिसकी रोशनी ने पूरे जहां को अपना कायल बना दिया था। सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने एक ऊंचा मुकाम हासिल किया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नवाब साहबजादे इरफान अली खान की। अबे मोहब्बत है इसलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। जो सपना दिखाया देख लिया, जो टीवी ने बोला, जो अखबार ने बोला मान लिया, लेकिन तुम मेरी दुनिया मुझसे छीनोगे, मैं तुम्हारी दुनिया में घुस जाऊंगा। मजहबों वाले पूछते हैं अब किसने पहले कुदाल मारी थी। कोई कहता है एक मस्जिद थी, कोई कहता है एक मंदिर था। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान में पठान वंश के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इरफान की मां सईदा बेगम खान टोंक से थी और उनके पिता यासीन अली खान टोंक जिले के खजुरिया गांव से थे। इरफान के पिता एक व्यापारी थे और टायर का बिजनेस करते थे, पर व्यापार से ज्यादा उन्हें शिकार का शौक था। वो इरफान को भी कभी कभी अपने साथ शिकार पर ले जाते थे। इरफान को बंदूक चलाना तो पसंद था, पर शिकार करना नहीं, और ना ही उन्हें नॉनवेज खाना पसंद था। इस पर उनके पिता अक्सर कहा करते थे कि ये पठानों के घर में ब्राह्मण पैदा हो गया है। इरफान ने अपना बचपन टोंक और जयपुर में बिताया। टोंक उनका नैनीहाल था और वो अपनी नानी के बहुत लाडले थे। उन्हें बचपन में पतंगबाजी का बहुत शौक था और वो क्रिकेट में भी बहुत अच्छे थे। उनके मामा जोधपुर के एक थिएटर कलाकार थे। अपने मामा से प्रभावित होकर उन्होंने अभिनय में रुचि दिखाई। उनके मामा ने इरफान को कई प्रसिद्ध थिएटर कलाकारों से मिलवाया। उसके बाद उन्होंने शहर में कई स्टेज प्रदर्शन किए। इरफान पे एक्टर नसीरुद्दीन शाह के अभिनय का गहरा असर था। वो अपनी कला को एक नई बुलंदियों पे ले जाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने दिल्ली को चुना, या फिर ये कहें कि दिल्ली ने उन्हें चुना। 1984 में इरफान खान मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कर रहे थे जब उन्हें नई दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली, पर उनके वहां जाने से पहले ही उनके अब्बू का इंतकाल हो गया। इरफान के लिए यह हादसा पैरों तले जमीन खिसकने जैसा था। वो घर पर सबसे बड़े थे और अब सबकी नजरें उन्हीं पर थी, पर उनकी किस्मत में जो लिखा था वो तो होना ही था। इरफान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए और वहाँ खूब मन लगाकर पढ़ाई भी की। उनके दोस्तों का कहना है कि इरफान कॉलेज में हमेशा किताबें लेकर बैठे होते थे। जिस वक्त उनके बाकी दोस्त मौज मस्ती कर रहे होते, उस वक्त वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते थे या फिर डायलॉग्स याद कर रहे होते थे। 1987 में एनएसडी से ग्रेजुएशन करने के बाद इरफान ने मीरा नायर की सलाम बॉम्बे के साथ अपनी शुरुआत की। उन्हें इस फिल्म में एक अहम किरदार दिया गया था, पर बाद में उन्हें इस रोल के लिए अनफिट बता दिया गया। इरफान ये खबर सुनकर बहुत टूट गए थे और वो अपने दोस्तों के कंधे पर सिसक कर रोए थे। बाद में उन्हें इसी फिल्म में एक छोटा सा कैमियो रोल दिया गया। इरफान का कहना था कि इंसिडेंट उनके लिए एक जरूरी एक्सपीरियंस था। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि जो फिल्म करियर उन्होंने चुना है वहाँ बहुत अनसर्टेनिटी है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है और उन्हें इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जब इरफान खान बम्बई पहुँचे तो उन्होंने एक एयर कंडीशनर की मरम्मत करने वाले के रूप में काम किया और एयर कंडीशनर की मरम्मत के लिए जिन घरों में वो गए उनमें से एक सुपरस्टार राजेश खन्ना का घर था। इरफान बॉम्बे सिनेमा में काम करने का सपना लेकर आए थे, पर उनकी शुरुआत टीवी से हुई। उन्होंने दूरदर्शन के एक टेलीप्ले लाल घास पर नीले घोड़े में नैनन का किरदार निभाया। फिर उन्हें टीवी सीरियल डर में एक साइको किलर के रूप में कास्ट किया गया, जो कि सीरियल का मेन विलन था। नंदिनी माथुर, मैं देसी जल्लाद बोल रहा हूँ। अविनाश, देसी जल्लाद का मुझे फोन आया था, वो मुझे मारने आ रहा है। What?
उन्होंने 1990 के दशक में दूरदर्शन के कई टीवी सीरियल्स में अभिनय किया, जैसे कि चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता, श्रीकांत और अनुगुंज। 1995 में उन्होंने राइटर एंड फेलो एनएसडी ग्रेजुएट सुतापा सिकदार से शादी कर ली। इरफान की पर्सनल लाइफ तो बेहद अच्छी गुजर रही थी, पर इरफान का अब टीवी में मन नहीं लग रहा था। उन्हें ये महसूस हो रहा था कि टीवी पर उन्हें अपनी कला को निखारने का मौका नहीं मिल रहा है और न ही इससे ज्यादा वो टीवी पे कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो टीवी से बोर हो चुके थे और सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहते थे। कई टेलीविजन सीरियल्स और असफल फिल्मों के बाद लंदन बेस्ड डायरेक्टर आसिफ कपाडिया ने इरफान खान को द वॉरियर में मेन लीड के लिए चुना। जब 2001 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में द वॉरियर दिखाई गई तो इरफान खान की एक्टिंग को खूब सराहा गया और उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी एक पहचान बना ली। इस फिल्म ने इरफान की जिंदगी की धारा बदल दी और उनका एक्टिंग में इंटरेस्ट फिर से जाग गया। 2003 में उन्होंने तिग्मांशु धूलिया के हासिल में विलेन रणविजय सिंह का किरदार निभाया और इस किरदार ने इरफान की एक्टिंग पोटेंशियल को दुनिया के सामने लाया। उनके इस फिल्म के डायलॉग्स आज भी बहुत फेमस हैं। हम तो कहते हैं भैया कि कुछ दिन के लिए आप गांव चले जाइए। गांव चले जाइए माने भाग जाएं? सारे मारे लपड़ तुम्हारी बुद्धि खुल जाए। काहे भाग जाए भाई? फौज ज्यादा है तो भाग जाए। अबे तुम लोग गुरिल्ला हो, गुरिल्ला वार किया जाएगा। गुरिल्ला उरिल्ला पढ़े हो कि ना पढ़े हो? हाँ एकदम झाड़ी के जंगल में अचानक आता है, अटैक करता है, फिर गायब हो जाता है। मेरे साथ मेरा चेहरा भी मिलता है। हाँ बस हाँ वही। वे वो साले गुंडे हैं, सरकारी गुंडे हैं, हम क्रांतिकारी हैं। तुम लोग गुरिल्ला हो, गुरिल्ला वार किया जाएगा, देख रहे जो होता है सो। ये फिल्म देखने के बाद विशाल भारद्वाज ने उन्हें अपनी फिल्म मकबूल में टाइटल रोल ऑफर किया। मकबूल शेक्सपियर के मैकबेथ का एडेप्टेशन था। हालांकि इस रोल के लिए इरफान विशाल भारद्वाज की पहली चॉइस नहीं थे। विशाल ने उनसे पहले कमल हसन, अक्षय कुमार और के मेनन को भी अप्रोच किया था, पर मेरा यकीन मानिए इरफान ने मैकबेथ के किरदार को जो नया मुकाम दिया है वो मुकाम शायद ही कोई दूसरा एक्टर दे पाता। उनकी अपने किरदार पे पकड़ और सादगी से उन्होंने इस फिल्म को एक नई जान दे दी। उन्हें अपना पहला मेन स्ट्रीम बॉलीवुड लीड रोल 2005 में रोग फिल्म में मिला और उन्होंने इस मौके को यूं ही नहीं जाने दिया। इरफान ने इस फिल्म में दिखाया कि उनकी एक्टिंग में जो ठहराव है वो किसी के पास नहीं है। वो बिना शब्दों के भी अपनी आंखों की गहराई से बहुत कुछ कह गए। पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कोई खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, मन ऊब गया है। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लाइफ इन मेट्रो, ये साली जिंदगी, डी डे, पीकू, तलवार, मदारी, द लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम, करीब करीब सिंगल और ब्लैकमेल जैसी फिल्में की। इरफान के दिल के सबसे करीब थी फिल्म पान सिंह तोमर। इस फिल्म के किरदार को निभाने के लिए उन्होंने अपने पिता के जीवन से प्रेरणा ली थी। उन्होंने इस फिल्म के जरिए अपने पिता की लाइफ को ट्रिब्यूट दिया था और इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। इरफान कहते हैं कि वो बचपन में अपनी माँ के करीब होना चाहते थे, लेकिन माँ से उनकी हमेशा किसी न किसी बात पे बहस हो जाती थी। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी का हमेशा ये सर्च रहा है कि कब वो अपनी माँ को खुश कर दें। पर इरफान की माँ को इरफान का मुंबई जाना कभी पसंद नहीं आया। वो चाहती थी कि वो उन्हीं के पास जयपुर में रहे, पर जिस पंछी को पर लग गए हो उसकी उड़ान भला कौन रोक सकता है। और इरफान की उड़ान तो उन्हें देश ही नहीं विदेश तक ले गई। इरफान को नेशनल रिकॉग्निशन तो मिल गई थी, पर जिस फिल्म ने उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाई वो फिल्म थी द वॉरियर। उसके बाद उन्होंने मीरा नायर की नेमशेक में लीड रोल किया। 2008 में डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर उन्हें ऑस्कर तक ले गई। इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी मिला था। 2012 में उन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन और एंग ली की लाइफ ऑफ पाई फिल्म में भी काम किया। लाइफ ऑफ पाई को लेकर इरफान बहुत खुश थे। इस फिल्म को लेकर वो कहते हैं कि मैंने इस
इस फिल्म से बहुत कुछ सीखा है और ये फिल्म हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। इसके अलावा उन्होंने जुरासिक वर्ल्ड इन्फर्नो में टॉम हैंक्स के साथ भी काम किया, पर 2018 में वो हुआ जिसके बारे में किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इरफान को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हो गया था और वो इलाज कराने के लिए यूके चले गए। 1 साल तक इलाज कराने के बाद वो 2019 में भारत वापस लौटे और अपनी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम को पूरा किया, पर फिल्म के प्रमोशन से पहले ही उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। 28 अप्रैल 2020 को उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और 29 अप्रैल 2020 को दुनिया ने वो सितारा खो दिया जिसकी रोशनी ने हर उभरते हुए कलाकार को अंधेरे से बाहर निकाला था, जिसकी सक्सेस उस हर नौजवान के लिए प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी की मुश्किलों से निराश हो गया है। इरफान जैसा न पहले कोई था और न ही कभी फिर कोई ऐसा आएगा। उनकी फिल्म नेमसेक देखकर शर्मिला टैगोर ने इरफान को मैसेज किया था कि मैं तुम्हें पैदा करने वाले माँ बाप का शुक्रिया अदा करती हूँ। हम सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें इरफान जैसा भारत रत्न देने के लिए। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. आज के लिए इतना ही। जाने से पहले फिल्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।